किसी ने पूछा मुझसे सर डॉग का वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बड़ा ही अच्छा सवाल था। इस सवाल को हम लोग एड्रेस करने से पहले एक वीडियो देखेंगे। एक सेकंड। भूखने लगेंगे सर। आदमी अभी तो दोबारा सड़ जाता है क्योंकि विभाजन तेजी से, लेकिन जरूरत से ज्यादा तेजी से नहीं होना, वरना क्या रूप ले लेगा कैंसर का। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कोई सटीक इलाज अभी नहीं है। अरे अभी आ गया है। ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो देखिए। खान सर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या बोल रहे हैं कि यदि कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए। और फिर हम लोग थोड़ा लॉजिकल डेरिवेशन में जाएंगे। अभी कोई भी इसका 100% सटीक इलाज नहीं है। शुरुआती स्टेज में कीमियोथेरेपी, रेडियो वो गामा रेज द्वारा कुछ इलाज किया जाता है। शुरुआती स्टेज में ठीक हो जाता है, बट एक सर्टेन एज के बाद सही नहीं होता। अभी वैज्ञानिकों ने उसके वैक्सीन का खोज किया है। किसका? वैक्सीन। दवा और वैक्सीन में अंतर होता है। कुत्ते में जो बीमारी होती है रैबीज, आज भी उसकी दवा नहीं है। अगर रैबीज हो गया तो टेंशन फ्री, अब आपको मरना है और बहुत बुरी मौत मरेंगे। इसलिए जैसे कुत्ता काटे रैबीज का इंजेक्शन लगा लीजिए। आप एहतियात के लिए भी लगा लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझा गया कि नहीं? बहुत ज्यादा एहतियात के लिए भी जरूरी है। हमारा शौक छाप कुतवा एगो को खिला रहे थे तो पकड़ लिया, हमको दिखा नहीं कि ब्लड आया है कि नहीं आया, लेकिन फिर भी शौच। ठीक है। इतना काफी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली हाँ, बेसिकली आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे जो है खान सर बता रहे हैं कि कैंसर का कोई दवाई नहीं है। कैंसर हो गया तो कीमियोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, ब्ला ब्ला। और फिर ये भी बता रहे हैं कि यदि कुत्ता काट लिया है तो रेबीज तो होना ही है और आपका मरना तय ही है। तो ये खान सर का ओपिनियन था। ओपिनियन बोलिए, उनका नॉलेज बोलिए, जो भी है। इन सब चीज़ों को लॉजिकली मैं कैसे डिसअप्रूव करता हूँ, उस पे आते हैं। इससे पहले हम लोग उस सवाल को की तरफ बढ़े, उसको आंसर करने के लिए सोचे कि कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, उससे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि भाई वैक्सीन काम कैसे करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन बेसिकली काम कैसे करता है, क्या होता है क्या वैक्सीन में। तो पहले के हिसाब से, यदि पहले के वैक्सीन के हिसाब से यदि mRNA टेक वाला जो वैक्सीन है उसको छोड़ दिया जाए, तो पहले के जितने भी वैक्सीन बनते थे उनका जो टेक्नोलॉजी था वो एक ही तरीके का टेक्नोलॉजी था। वो क्या था? टेक्निक ये था कि आपके उस वैक्सीन को बनाने के लिए एक वैक्सीन का कुछ मतलब वायरस का इनएक्टिव स्ट्रैंड जो है वो लेके उस वैक्सीन में मिलाएंगे। हाँ, और आपके शरीर में प्रवेश करवाएंगे। और जब आपका इम्यूनिटी उस वायरस के इंफॉर्मेशन को देखेगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार करके बना लेगा। चलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, एक सेकेंड। ओके, सो व्हाट डज अ वैक्सीन डू? सबसे पहले तो ये सवाल पूछे गूगल से, भाई व्हाट डज अ वैक्सीन डू। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ वैक्सीन वर्क्स, हाउ डू वैक्सीन वर्क्स। चलिए इसको खोलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है भाई। The body has many ways of defending itself against disease causing organism, जिसको कि ये लोग वायरस, बैक्टीरिया, blah blah, all those things they call it, right? The skin, mucus and cilia, microscopic hair that move debris away from the lungs, all work as physical barrier to prevent pathogens from entering the body in the first place. When a pathogen does infect the body, our body's defenses called immune system are triggered and the pathogen is attacked and destroyed और ओवरकम। कहने का इनका मतलब यह है कि भाई जैसे ही कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो म्यूकस वगैरह के थ्रू जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है, ब्ला ब्ला। या नहीं तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है, उसको अंदर घुसने से रोकती है ना। लेकिन फिर भी यदि इन्फेक्ट हो गया तो अपना जो है उसको उसके ऊपर अटैक करने का मैकेनिज्म तैयार कर लेती है। एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं, एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स। बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी तरह के आघात को, किसी भी तरह के डैमेजेस को
वो रिकवर करने के लिए, उसको उसको ठीक करने के लिए वो अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो है, वो बेसिकली नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है उस चीज को, ठीक है। तो अभी ये देखिए, a pathogen is a bacterium, virus, parasite or fungus that can cause disease within the body. Each pathogen is made up of several subparts, usually unique to that specific pathogen and the disease it causes. The subpart of the pathogen that causes the formation of antibodies is called antigen, है ना। तो ये पढ़ने के बाद all in all, the antibodies produced in the response to the pathogens antigen are an important part of the immune system, है ना। कहने का इसका यही मतलब है कि आपके शरीर में हम यदि वैक्सीन के थ्रू यदि वायरस के कुछ इनएक्टिव पार्ट को घुसाएं, वैक्सीन के वायरस के कुछ इधर उधर के पार्ट, मतलब इनएक्टिव पार्ट, डेड सेल्स को हम यदि घुसाते हैं आपके शरीर में, तो आपका जो टी सेल्स है, इम्यून सिस्टम के जो टी सेल्स हैं, वो उसको पहचान के, उसका मेमोरी रख के उसके अगेंस्ट में एंटीजेंस तैयार करते हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, एंड दैट एंटीबॉडीज स्टेज विथ यू, वो आपके साथ रहता है, तब तक रहता है जब तक कि आपको वो वायरस फिर से आपको अटैक ना करे, इसीलिए वो वैक्सीन घुसा रहे हैं आपको, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, कि कुत्ते ने काट लिया तो वैक्सीन लेने की जरूरत है क्या। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली क्या है सोचने की कोशिश, ये हम लोग करते हैं कि वैक्सीन में एक इनएक्टिव वायरस आपने डाल के अपने शरीर को इंट्रोड्यूस करवाया, और शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है, ताकि आगे आने वाले समय में उसको यदि फिर से वो वायरस आता है तो उसकी जान पहचान हो जाए, उसको पता है कि कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको स्टॉप करना है। दैट इज वाई वैक्सीन, दैट इज द रीजन ऑफ वैक्सीन, राइट, टू स्टॉप इट राइट एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, है ना, बिफोर इट क्रिएट्स लिटिल हैवॉक इनसाइड योर बॉडी एंड ऑल। तो अभी वैक्सीन में जान पहचान के लिए पहले भी जाते तब एंटीबॉडीज तैयार होता है, यहाँ तो आपको पूरा का पूरा वायरस ही मिल गया भाई। यहाँ पे जान पहचान इनएक्टिव वायरस से नहीं, डायरेक्ट फुल ब्लोन वायरस ही हो जाएगा। यदि रेबीज है तो कुत्ते के काटने से यदि रेबीज होगा, रेबीज का वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया, दो बातें हो सकती है, लॉजिकली सोचिए, या तो प्रवेश करेगा या तो नहीं करेगा, यही दो बातें हो सकती है। यदि प्रवेश कर रहा है तो आप तो डायरेक्ट रूबरू हो गए हैं, डायरेक्ट आपके सामने, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के सामने वो वायरस साक्षात क्या बोलता है, अंदर घुस चुका है। जब अंदर घुस चुका है तो योर इम्यून सिस्टम हैज टू फाइट इट ऑफ, देयर इज नो अदर वे टू सेफगार्ड देयर ओन टेरिटरी। कहने का मतलब उनका शरीर को, अपने शरीर को, अपने आप को बचा के रखने के लिए इम्यून सिस्टम जो है उसको उसके अगेंस्ट में अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके सामने में वो रेबीज वायरस है, सो टू से, है ना। तो ये पहला वाला नल एंड वॉइड हो जाता है कि यदि कुत्ते के काटने से रेबीज अंदर घुस गया तो उसको तो ऑटोमेटिकली अपना इम्यून सिस्टम देखेगा ही देखेगा। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू गो फॉर अनदर इनएक्टिव वायरस। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि मतलब जब वायरस घुस ही गया, हाँ, तो हमको इनएक्टिव वायरस की जरूरत नहीं है जो वैक्सीन के थ्रू आएगा और हमारे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज, उसके अगेंस्ट में क्यों एंटीबॉडीज तैयार करेगा भाई, जब रियल वायरस हमारे शरीर में घुस चुका है। और दूसरा केस, जब नहीं ही घुसा है, जब नहीं ही घुसा है, तो जो काटने का जो खून वून बहा, वहां पे क्या कीजिए, मरहम पट्टी कीजिए, दैट्स इट, नथिंग मोर यू रिक्वायर देयर, है ना, मरहम पट्टी कीजिए, बस हो गया फिर। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, इन दोनों केस में यू डोंट नीड इट, राइट। यदि घुस गया वायरस तो भी यू डोंट नीड इट, नहीं घुसा, यू आर सेफ एंड साउंड, मरहम पट्टी करवाइए, यू आर डन। अब इससे ज्यादा खुल के हम लॉजिकली आपको क्या बोले। और एक्चुअली में ये केस हर चीज में अप्लाई होता है, यही लॉजिक हर चीज में अप्लाई होता है। तो यदि आप वैक्सीनेशन ले रहे हो ये सोच के कि हमको आगे आने वाला वो वायरस जो है, इन फ्यूचर इफ दैट वायरस अटैक्स टू मी, क्योंकि वैक्सीनेशन का पर्पस ही यही है कि इन फ्यूचर यदि आपको कोई ऐसा वायरस आए तो उससे बचाने के लिए आपको पहले से ही एडिनो वायरस जो
जो पुराना वायरस है उसका एक इनएक्टिव स्ट्रैंड जो है आपके शरीर में डाल के आपके एंटीबॉडीज को तैयार किया जाता है। बट उसका मेमोरी सेल जो है उसका मेमोरी बहुत कम ही रहेगा, क्योंकि वो पूरा वायरस तो देखा नहीं है, थोड़ा बहुत देखा, वो भी इनएक्टिव देखा है। उसके हिसाब से उसने अपने एंटीबॉडीज को तैयार किया है ना। जैसे मैं एक बात आपको बोलता हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं हम्म, मैंने एक काम दिया आपको भाई, मैंने एक काम दिया कि भाई ये 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बेसिकली सपोज कीजिए एक काम आने वाला है, 1 हेक्टेयर को खोदना है, कुदाल लेके 1 हेक्टेयर की जमीन को का मिट्टी जो है कुदाल लेके खोदना है। तो उसके लिए यू हैव टू डू सम प्रिपरेशन, ठीक है। उसके जगह पे यदि कोई बंदा आपको बोलता है कि एक काम करो, 1 मीटर का खुदाई के लिए तुम देख लो कैसे प्रिपरेशन करोगे, हाँ, तो डू यू थिंक कि आपका जो प्रिपरेशन 1 मीटर के गड्ढे को खोदने के लिए जितना था, वो और 1 हेक्टेयर के जमीन को के गड्ढे को खोदने के लिए, मतलब मिट्टी को खोदने के लिए है, क्या इन दोनों के प्रिपरेशन में अलग अलग नहीं होगा क्या? तो सिमिलरली यदि कोई कोई वैक्सीन में एक छोटा सा स्ट्रैंड जो है वायरस का डाल के ये बताता है, बोलता है कि आपको इसके अगेंस्ट में आपका शरीर जो है एंटीबॉडीज तैयार करेगा, डोंट यू थिंक दैट विल बी वेरी वेरी लेस? बहुत ही छोटा प्रिपरेशन होगा बॉडी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए, उसके अगेंस्ट में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको तैयार करने के लिए। क्योंकि जब पूरा वायरस आएगा, जब पूरा फील्ड आपको मिलेगा खोदने के लिए, तो उसके हिसाब से आप ज्यादा सोचोगे ना कि हाँ भाई, इसके हिसाब से हमको कितना प्रिपरेशन की जरूरत है ताकि हम इस पूरे 1 हेक्टेयर की जमीन को हम खोद सकें। दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। जितना बड़ा इन्फेक्शन उतना बड़ा तैयारी, है कि नहीं है? लेकिन ये कहना, तो इसलिए जो पर्पस, जिस पर्पस के साथ लेके आया गया ये वैक्सीन, उसी पे हमको डाउट होता है। मेरा अपना ओपिनियन है कि एक छोटे से स्ट्रैंड को लेके आपके शरीर में घुसा के आपको बोल रहा है क्या, मतलब पर्पस के हिसाब से, देखिए ये बॉडी ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स जो भी है उसके हिसाब से बोल रहा है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से एंटीबॉडीज तैयार कर लेगा। ये सोचना लॉजिकली इनकरेक्ट लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 हेक्टेयर वर्सेस 1 मीटर का जमीन को खोदिए, तो 1 मीटर के जमीन को खोदने में जितना आपको मैं बल लगेगा, जितना आपको अरेंजमेंट करना होगा, वो अरेंजमेंट इज इंटायरली डिफरेंट देन द अरेंजमेंट ऑफ 1 हेक्टेयर का जमीन, 1 एकड़ का जमीन, isn't it? So that's the idea, that's the logical derivation I could bring it to you, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनने के लिए।